हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक, इस बुक की एक पोएम है कीपिंग क्वाइट। तो इस पोएम के आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम इसके आंसर को देखेंगे। और अभी तक अगर आपने इस पोएम को पढ़ा नहीं है या रीड नहीं किया है तो आप जाके इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पोएटिक डिवाइस के साथ इस पोएम की एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं, फिर इस पोएम के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में स्टेंजा दिया जाता है पोएम के, और आपको स्टेंजा को समझना होता है और उसके बाद वो क्वेश्चन देते हैं और उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो आपको सही टिक पे ऑप्शन करना पड़ता है। बट क्या होता है कि कभी कभी आपको ऑप्शंस के जो वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग नहीं पता होता, जिस वजह से आप गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हो। इसीलिए आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन कीपिंग क्वाइट द पोएट एक्सप्लेन्स अबाउट। इस पोएम के अंदर पोएट किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद के बारे में सोचना, खुद के काम को एनालाइज करना, खुद के फीलिंग्स हो या फिर विचार हो उसको एनालाइज करना, उसको एग्जामिन करना कि वो कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, और वो कब हो सकता है? वो जब भी हो सकता है जब आप बिल्कुल क्वाइट हो जाओ, शांत हो जाओ और अपने खुद के बारे में आत्मचिंतन करो। ठीक है, खुद को जानो, खुद के काम को देखो, उसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी एक दूसरे को समझने की फीलिंग क्रिएट होती है। ऑप्शन सी फ्री ऑफ वॉर्स, वॉर से आज़ादी। ठीक है, यानी जितने भी युद्ध होते हैं उन सब से आज़ादी। तो क्या पोएट वॉर से आज़ादी इसके बारे में बात कर रहे हैं इस पोएम के जरिए? या डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये सारे ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी सारे ऑप्शंस के बारे में कि सारे ऑप्शन सही हैं। क्या डी आंसर इसका सही है? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पोएट जो है सभी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो इन सब के बारे में एक्सप्लेन करते हैं इस कीपिंग क्वाइट पोएम में। पोएट कहते हैं सभी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की बात करते हैं, खुद का आत्मचिंतन करो, खुद के बारे में सोचो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, एक जगह साइलेंट हो जाओ। ठीक है, कीप क्वाइट रहो मतलब शांत हो जाओ और अपने काम को एनालाइज करो, एग्जामिन करो और देखो कि जो तुम कर रहे हो उसका क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट पोएम के पोएट का नाम क्या है? तो पोएट का नाम जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या इनका नाम कमला दास है या फिर पेब्लो नरूडा है या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या फिर एड्रियन रीच है? तो इनमें से किस पोएट ने कीपिंग क्वाइट पोएम को लिखा है? बताओ जल्दी। तो इस पोएम को लिखा है पेब्लो नरूडा ने। ठीक है, तो ये है इसके पोएट। ठीक है, तो पेब्लो नरूडा कीपिंग क्वाइट पोएम के पोएट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये है 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्राइज डिड पेब्लो नरूडा विन। तो पेब्लो नरूडा जो कि इस पोएम के पोएट है, उन्होंने कौन सा प्राइज जीता है? क्या उन्होंने पद्म विभूषण जीता है या नोबेल प्राइज जीता है या भारत रत्न जीता है या गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नोबेल प्राइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसोल्टो इज। तो अब ये जो लॉन्ग नेम देख रहे हो ना, इस लॉन्ग नेम का एक पेन नेम है, तो आपको वो पेन नेम बताना। पेन नेम एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है, ये फेक नेम होता है जो राइटर या फिर पोएट अपना नाम रखते हैं। ठीक है, उनका रियल नेम कुछ और होता है बट वो दूसरा नाम रखते हैं, फेक नेम रखते हैं या ऑल्टरनेटिव नेम रखते हैं, उसको पेन नेम कहते हैं। ठीक है, जॉन स्मिथ, टॉम ली, पेब्लो नरूडा या जैक रॉय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेब्लो नरूडा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो पेब्लो नरूडा का देखो ये रियल नेम है नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसोल्टो, तो ये रियल नेम है, उन्होंने अपना ये पेन नेम रखा है पेब्लो नरूडा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 तो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोएम। तो इस पोएम के अंदर कौन सी राइमिंग स्कीम का यूज किया गया है? ठीक है, तो किस राइमिंग स्कीम का यूज किया गया है इस पोएम के अंदर वो बताना है। देखो, ऑप्शन ए मोनोराइम, बी ऑल्टरनेटिव राइम, सी फ्री वर्स या डी परफेक्ट राइम।
तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी फ्री वर्स। तो इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स का मतलब होता है जब पोएम के लाइंस राइमिंग नहीं होती है तो उसको फ्री वर्स बोलते हैं। तो उसमें जो लाइंस है वो राइमिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इसको फ्री वर्स कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, What poetic device is used in the sentence? Perhaps the earth can teach us. इसका हिंदी में पहले मीनिंग बता देता हूँ। इसका मतलब होता है perhaps, शायद, अर्थ यानी धरती हमें सिखा सकती है। शायद धरती हमें सिखा सकती है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, वो पोएटिक डिवाइस आपको बताना है, ठीक है। तो वो बताओ जल्दी से जल्दी कि कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। ऑप्शन ए सिमिली, बी मेटाफर, सी पर्सोनिफिकेशन, डी एलिट्रेशन। अगर आपको ये सारे पोएटिक डिवाइस नहीं आते हैं, आपका इसको मीनिंग नहीं पता है, तो मैंने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन में वो समझा भी दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स या फिर नेचर या फिर जानवर, एनिमल, ठीक है, उसको ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मतलब इंसानों के गुण या फीलिंग्स दी जाती है उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर अर्थ कैन टीच अस यानी अर्थ हमें सिखा सकती है, तो अर्थ को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। मतलब यहाँ पर इंसान के गुण दिए गए हैं, क्योंकि सिखाता कौन है, इंसान सिखाता है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्रेज एक्सोटिक मूवमेंट मीन्स। तो ये जो फ्रेज है एक्सोटिक मूवमेंट, इसका मतलब क्या है ये बताना है हमारे को, ठीक है। ऑप्शन ए एग्जाम्पलरी मूवमेंट, बी अनयूजुअल मूवमेंट, सी फैमिलियर मूवमेंट, या डी एक्सट्रीम मूवमेंट। तो जल्दी से जल्दी बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनयूजुअल मूवमेंट। अनयूजुअल मूवमेंट इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें पोएट ये कह रहे हैं जब सभी लोग एक साथ साइलेंट हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, ठीक है, और सभी लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, सब लोग यूनिटी की लैंग्वेज में बात करेंगे, सब लोग एकजुट हो जाएंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, तो वो मोमेंट बहुत अनयूजुअल मोमेंट होगा। मतलब काफी अनोखा मोमेंट होगा। अगर पूरी दुनिया सिर्फ साइलेंट हो जाए और सारे काम रोक दे, जो भी वो काम कर रहे थे कुछ टाइम के लिए रोक दे और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे, तो सोचो कैसे अनयूजुअल मोमेंट होगा। अनयूजुअल मतलब होता अनोखा मोमेंट, ठीक है, जो ऐसा मोमेंट कभी आया ही नहीं। तो एक्सोटिक मोमेंट का मतलब होता है अनयूजुअल मोमेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड। तो पोएट लोगों से 1 सेकेंड के लिए क्या करने के लिए वो कहते हैं, ठीक है। पोएट जो है वो लोगों से 1 सेकेंड के लिए क्या कराना चाहते हैं। ऑप्शन ए टू सिंग, गाना गाने के लिए कह रहे हैं। ऑप्शन बी टू क्लोज आइज यानी आंखें बंद करने के लिए वो कह रहे हैं। ऑप्शन सी टू स्टैंड क्वाइटली यानी चुपचाप खड़े होने की बात कर रहे हैं वो। या ऑप्शन डी टू बी साइलेंट यानी चुप रहने के लिए कह रहे हैं। तो वो लोगों से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1 सेकेंड के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। तो पोएट इसमें कह रहे हैं कि सभी को साइलेंट होना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी को साइलेंट हो जाना है कुछ टाइम के लिए, ताकि आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, ठीक है, ताकि आप यूनिटी में रहो, ताकि आप एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, समझो, ठीक है, और किसी भी लैंग्वेज में बात मत करो। तो सबको साइलेंट होने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो उन सबको कुछ सेकंड के लिए रोक दो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज वी विल काउंट अप टू 12 मीन। तो वी विल काउंट अप टू 12 इसका मतलब होता है हम 12 तक गिनेंगे, हम 12 तक काउंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए साइलेंस, बी इंट्रोस्पेक्शन, सी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब होता है वैश्विक भाईचारा, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बताओ जरा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दी अबव यानी डी। जब हम 12 तक काउंट करेंगे पहले तो हम साइलेंस हो जाएंगे, ठीक है, फिर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी वैश्विक भाईचारा को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 12 तक काउंट करेंगे, कहने का मतलब ये है जो भी आप काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हो, बस आप खुद को टाइम दो, थोड़ा 12 तक काउंट करो और बस साइलेंस हो जाओ, शांत हो जाओ, स्टिल हो जाओ, एक जगह बैठ जाओ, अपने काम को एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर झांको और भाईचारा बढ़ाओ, यानी कि एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे को समझो, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो और लड़ाई झगड़े को खत्म करो, वॉर्स को खत्म करो। तो हम 12 तक गिनेंगे
और 12 तक गिनने के दौरान हम ये सब करेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है नोट मूव आवर आर्म्स, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रिफर टू। हमें अपने आर्म्स को मूव नहीं करना है, तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हो। मतलब ये जो फ्रेज आ रहा है ना, नोट मूव आवर आर्म्स, इस फ्रेज का मतलब क्या है। ठीक है, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है। देखो, सिट क्वाइटली यानी चुपचाप बैठ जाना, स्टैंड क्वाइटली यानी चुपचाप खड़े हो जाना, स्टॉप टॉकिंग या फिर स्टॉप वर्किंग यानी काम को रोक देना, नॉट मूव आवर आर्म्स का इनमें से क्या मतलब है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बताओ जरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टॉप वर्किंग। क्यों है, क्योंकि नॉट मूव आवर आर्म्स, पोएट ये कहते हैं कि हमें अपने आर्म्स को, मतलब अपने हैंड को, अपने हाथों को मूव नहीं करना है। मतलब कोई भी काम नहीं करना है अपने हाथों से। सारे काम जो आप काम कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो काम को रोक दो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए रोक दो और खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद के बारे में आत्मचिंतन करो। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो सारे काम रोकने की बात कर रहे हैं, स्टॉप वर्किंग मतलब सब काम रोक दो। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है वाई इज द पोएट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। तो पोएट सबसे ये क्यों कह रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है। सबसे कह रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोएट कि किसी भी लैंग्वेज में बोलना नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करना है। तो पोएट ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऑप्शन ए टू अवॉइड नॉइज, नॉइज को अवॉइड करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, या फिर ऑप्शन बी टू अवॉइड लाउड वॉइसेस यानी तेज आवाज को अवॉइड करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, या फिर ऑप्शन सी टू अवॉइड पीपल यानी लोगों को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, ऑप्शन डी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग यानी जो गलत फहमी और जो कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़ा या संघर्ष उसको अवॉइड करने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो देखो, अगर हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे तो ना तो इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, ना तो लड़ाई झगड़ा होगा और ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं तो ना तो गलतफहमी होगी और ना ही कॉन्फ्लिक्ट होगा। हम एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करेंगे और ना लड़ाई झगड़ा होगा और ना ही कुछ होगा। शांति से हम मिलजुल करके एक साथ रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे। ठीक है, और सिर्फ पीस की लैंग्वेज में बात करेंगे। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट। तो पोएट लोगों से चुप रहने को रिक्वेस्ट क्यों करते हैं। तो पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि सभी लोगों को शांत हो जाना है, कीप क्वाइट हो जाना है। तो देखो क्यों कहते हैं। देखो, टू मेंटेन लव यानी लव को मेंटेन करने के लिए वो ऐसा कहते हैं, या ऑप्शन बी टू अवॉइड फाइटिंग यानी फाइट को अवॉइड करने के लिए ऐसा कहते हैं, तो ऑप्शन सी टू बी एन एनिमी यानी दुश्मन होने के लिए, दुश्मन बनने के लिए वो ऐसा कहते हैं, ऑप्शन डी इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल, थॉटफुल और पीसफुल बनने के होप में ऐसा कह रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पोएट कहते हैं कि हम सबको कीप क्वाइट हो जाना है ताकि हम सब थॉटफुल हो सके यानी विचारशील हो सके, ताकि हम हर चीज के बारे में विचार कर सकें, सोच सके। क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा बिजी वाली दुनिया है, ठीक है, भाग दौड़ वाली दुनिया है, और पीसफुल हो सके, शांति कायम कर सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स मेंशन इन द पोएम। तो इसमें कितने तरह के वर्ड्स के बारे में मेंशन किया है पोएम के अंदर। तो पोएम में कितने तरह के वर्ड्स के बारे में मेंशन किया है, ठीक है, कितने अलग अलग वर्ड्स के बारे में पोएट ने मेंशन किया है पोएम में। तो देखो, ऑप्शन ए वॉर विथ गैसेस एंड फायर, ऑप्शन बी वॉर अगेंस्ट नेचर, ऑप्शन सी वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। वो सभी तरह के वर्ड्स के बारे में मेंशन करते हैं पोएम में। ठीक है, पोएट जो है हमारे पेब्लो नेरूदा, तो वो सभी तरह के वर्ड्स के बारे में मेंशन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो वॉर गैसेस और फायर से लड़ी जा रही है, गैसेस मतलब होता है केमिकल गैसेस, या फायर का मतलब होता है वेपन्स जैसे मिसाइल, गन्स, इससे वॉर हो रहे हैं, या वॉर अगेंस्ट नेचर यानी नेचर के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोग नेचर को ही बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत को खत्म कर रहे हैं। तो ये सभी वॉर्स के बारे में पोएम में मेंशन किया है पेब्लो नेरूदा ने। चलो, ये तो क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड। तो जो कीपिंग क्वाइट हमारी पोयम है हमारे एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट ऑन आवर एक्शन, बी हेल्प्स टू गिव पीस एंड सेटिस्फेक्शन टू द सोल, ऑप्शन सी हेल्प्स टू डेवलप न्यू थिंकिंग प्रोसेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जैसे कि आपको पता है तो ये पोएम जो है हमारी कीपिंग क्वाइट, इसमें हमारी जो लाइफ है ना, या फिर एटीट्यूड है तो इससे चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम इस पोएम को पढ़ेंगे ना, कीपिंग क्वाइट को पढ़ेंगे, तो हमारी लाइफ, हमारा एटीट्यूड या फिर रवैया हमारा चेंज हो जाता है, हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो इससे ये होता है, इससे हम सोचने लगते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने काम पर, तो इससे ये हेल्प होती है। दूसरी हेल्प होती है पीस, इससे मिलती है, शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब संतुष्टि मिलती है हमारी सोल को, मतलब कि हमारे आत्मा को। तीसरा, ये हमारे न्यू थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने में हमारी मदद करती है। मतलब कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, इस पोएम के जरिए ये सारी चीजें होती हैं, हम खुद के बारे में सोचने लगते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हमें शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन हमारे सोल को मिलता है, न्यू थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होने लगती है, मतलब नेगेटिव थॉट्स सारे चले जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर रह जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है कीपिंग क्वाइट पोएम पढ़ने से। ठीक है, तो हमारे एटीट्यूड में इस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो आपको सेंट्रल थीम बताना है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल थीम पूछा जाता है हमेशा पोएम का। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड एम्बिशन, ऑप्शन बी द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन टू अचीव पीस एंड यूनिटी, ऑप्शन सी द जॉय ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर, या ऑप्शन डी द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सेंट्रल थीम इस पोएम का ये है कि इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है, तो इसकी हमें क्या है, नीड है। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, सेंट्रल थीम ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, What does the poet expect fishermen to do? फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे। ठीक है, तो मछुआरे से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मछुआरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पोएट मछुआरे से क्या करने को कह रहे हैं। ऑप्शन ए टू कैच मोर फिश, या फिर ऑप्शन बी टू स्टॉप हार्मिंग वेल्स इन द कोल्ड सी, या फिर वो ये कह रहे हैं कि वेल्स को हार्म मत करो, जो कोल्ड सी में होती हैं तो उसको हार्म मत करो, उसको नुकसान मत पहुंचाओ, या फिर ऑप्शन सी टू मूव टू वार्मर रीजन्स, वार्मर यानी गर्म क्षेत्र में मूव करने की बात कर रहे हैं, या फिर टू स्विच टू फार्मिंग, यानी कि फिशरमैन को कह रहे हैं कि उसे फिशिंग छोड़ के फार्मिंग करना चाहिए, यानी कि उसे फार्मिंग पे स्विच करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पोएट कहते हैं फिशरमैन से, जो फिशरमैन वेल्स को हार्म पहुंचाते हैं कोल्ड सी में, उसको स्टॉप कर दो, मतलब उसको रोक दो, किसी भी जीव को हार्म मत पहुंचाओ, किसी भी जीव को नुकसान मत पहुंचाओ। यह है क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट विल बी देयर व्हेन देयर इज नो रश नो इंजन्स। यहाँ पर रश का मतलब होता है भाग दौड़। ठीक है, जब कोई भाग दौड़ नहीं होगी और जब कोई इंजन्स काम नहीं करेंगे। इंजन्स का मतलब होता है कोई भी गाड़ियाँ, ठीक है, कोई भी व्हीकल्स यानी कार्स, बसेस, ट्रेन, ये सब रुक जाएंगी, या फिर फैक्ट्री में जो मशीन होती है वो सारी मशीन्स, ठीक है, वो सब रुक जाएंगी, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, तब क्या होगा, व्हाट विल बी देयर, तब क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, कामनेस, यूनिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन, तब कामनेस होगी यानी शांति होगी, यूनिटी यानी एकता होगी, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन लोग करेंगे। ऑप्शन बी मोर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यानी और ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, मतलब और ज्यादा उद्योग स्थापित होंगे, और ज्यादा फैक्ट्रीज जो है वो खुलेंगी। ठीक है। ऑप्शन सी नॉइज एंड केओस, यानी और ज्यादा शोरगुल, शोर शराबा होगा। ऑप्शन डी फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। तो इसमें कहा जाता है कि जब कोई भागदौड़ नहीं होगी, जब कोई गाड़ियां या फिर मशीन्स जब रुक जाएंगी कुछ टाइम के लिए, तब कामनेस आएंगी यानी शांति स्थापित होगी। ठीक है, यूनिटी बढ़ेगी यानी एकता लोगों के अंदर आएगी। इंट्रोस्पेक्शन यानी लोग जो है खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है What does the poet mean by single minded? तो यहाँ पर एक फ्रेज आता है सिंगल माइंडेड। तो सिंगल माइंडेड का मतलब क्या है, पोएट क्या कहना चाहते हैं इस वर्ड के जरिए। ठीक है, ऑप्शन ए थिंकिंग ओनली ऑफ अदर्स,
बी थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ, सी थिंकिंग ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, डी थिंकिंग ऑफ नथिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी सिंगल माइंडेड वो व्यक्ति होते हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं और अपने गोल को पाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। वो अपने हेल्थ को नहीं देखते हैं, वो खुद को नहीं देखते, वो अपने एक्शन पे इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं सिंगल माइंडेड। मतलब लोग क्या करते हैं, डेथ से पहले सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं और वो एक ही गोल पे लगे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल माइंडेड। ठीक है, तो पोएट कहते हैं इंसान को सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज ग्रीन वॉर्स। तो ये जो ग्रीन वॉर्स है, ये जो फ्रेज है, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है इस पोएम में। ठीक है, तो बताओ जरा। तो मेटाफोर है या फिर सिमिली है, एलिट्रेशन है या पर्सोनिफिकेशन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है मेटाफोर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम। तो इस पोएम का मैसेज क्या है, पोएट आखिर इस पोएम के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, एसेंस मतलब होता है मूल सार। ठीक है, तो कौन सा मूल सार है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो ऑप्शन ए में तो ये लिखा है, इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? तो देखो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक हम इंट्रोस्पेक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर। पोएट के अनुसार क्या चीज़ है जो बैरियर क्रिएट करती है? बैरियर का मतलब होता है बाधाएं, अड़चने। तो क्या चीज़ जो है वो अड़चने पैदा करती हैं पोएट के अनुसार? इंटरेक्शंस, यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से बैरियर क्रिएट होता है, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करने से बैरियर क्रिएट होता है। या रिएक्शन, यानी हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं किसी भी छोटी बात को लेकर के, तो क्या उससे बैरियर क्रिएट होता है? क्या उससे बाधाएं उत्पन्न होती है? या एक दूसरे से लड़ने से बाधाएं उत्पन्न होती हैं? या लैंग्वेज से बाधाएं उत्पन्न होती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंग्वेज से बैरियर क्रिएट होता है। क्योंकि दुनिया भर में अब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं समझा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए पोएट कहते हैं कि हमें किसी भी लैंग्वेजेस में बात नहीं करनी है कुछ टाइम के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स मीन्स, यानी विक्ट्री मतलब जीत। ठीक है, तो जीत वो जीत जिससे कोई सर्वाइवर नहीं बचता है। तो इससे क्या मतलब है? ऑप्शन ए, एवरीबडी विल डाई, यानी सब मर जाएंगे। नो सर्वाइवर्स विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, यानी कि कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। ऑप्शन सी, अ पर्सन हु कैन कोप विद डिफिकल्टी, यानी एक व्यक्ति जो डिफ़िकल्टी से सामना करता है। ऑप्शन डी, विक्ट्री यू कैन नॉट एन्जॉय, मतलब वो जीत जिसको आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स का मतलब होता है कि जब लोग एक दूसरे से युद्ध करते हैं, वॉर करते हैं, उनकी विक्ट्री तो हो जाती है। ठीक है, मतलब वो विक्ट्री यानी जीत तो पा लेते हैं। ठीक है, बट कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता इससे, है ना। और अगर ऐसा ही युद्ध चलता रहा, वॉर चलती रही, तो कोई सर्वाइवर, कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट इज ट्रू ग्रीन वॉर्स आर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है ग्रीन वॉर्स के बारे में। ऑप्शन ए है, वॉर्स डन वेयरिंग ग्रीन क्लॉथ्स, बी, वॉर्स विद ग्रीन सिग्नल, सी, हार्म कॉस्ड बाय मैन टू द एनवायरनमेंट, डी, वॉर्स अगेंस्ट मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति, यानी वो वॉर जो मानव जाति के खिलाफ लड़ी जा रही है, क्या उसके बारे में बात कही जा रही है ग्रीन वॉर्स में। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या होता है? लोग पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको काट रहे हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है ग्रीन वॉर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि इंसान द्वारा जो हार्म किया जा रहा है एनवायरनमेंट को, उसी को कहते हैं ग्रीन वॉर्स। ठीक है, यह है ऑप्शन सी। ये था क्वेश्चन नंबर 23। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24,
व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री डू पीपल विन आफ्टर फाइटिंग दीज वॉर्स। तो किस तरह की विक्ट्री लोगों को हासिल होती है जब वो वॉर्स करते हैं, ठीक है। तो वॉर्स के बाद वो किस तरह की जीत उनको मिलती है, किस तरह की विक्ट्री उनको मिलती है। देखो, ऑप्शन ए विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऑप्शन बी विक्ट्री फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी विक्ट्री फॉर सुपर पावर, ऑप्शन डी विक्ट्रीज विथ एनिमीज। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, किस तरह की जीत इंसान को मिलती है जब वो वॉर्स करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, मतलब उसको जीत तो हो जाएगी बट कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, कोई भी इंसान नहीं बचेगा, ठीक है। तो उस जीत का क्या फायदा होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट डज टोटल इनएक्टिविटी मीन। तो बताना है कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये बताना है। देखो, ऑप्शन ए नॉट टॉकिंग विद पीपल, बी स्टिलनेस एंड साइलेंस, सी परमानेंट सस्पेंशन ऑफ वर्क, या डी बिकम लेजी। तो इसका आंसर होगा स्टिलनेस एंड कामनेस, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 25। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डज द पोएट मीन बाय ह्यूज साइलेंस। ह्यूज साइलेंस से पोएट का क्या मतलब है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ह्यूज साइलेंट का मतलब होता है कंप्लीट स्टिलनेस एंड पीस, यानी कंप्लीट शांति, कंप्लीट शांति इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 26। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है वाइल गैदरिंग सॉल्ट व्हाट विल हैपन टू द मैन इफ़ ही कीप्स साइलेंट फॉर अ मोमेंट। मतलब सोल्ट गैदर करने के दौरान, मतलब नमक इकट्ठा करने के दौरान उस आदमी के साथ क्या होगा जो एक सेकंड के लिए या कुछ मोमेंट के लिए साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस आदमी के साथ क्या होगा जो नमक इकट्ठा कर रहा है और वो एक सेकंड के लिए अपने हाथों को देखेगा और खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेगा, तो उस आदमी के साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो, ऑप्शन ए ही विल स्टॉप वर्किंग, मतलब वो क्या वो काम रोक देगा। ऑप्शन बी ही विल टेक अ डीप ब्रेथ, क्या वो लंबी गहरी सांस लेगा। ऑप्शन सी ही विल रेस्ट हिज बैक, क्या वो अपनी बैक को रेस्ट देगा। या ऑप्शन डी ही विल थिंक ऑफ द हार्म द सोल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड्स। अब इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि वो अपने जो चोट है, हार्म है, उसके बारे में सोचेगा। वो चोट जो वो नमक इकट्ठा करने के दौरान उसे चोट लगी हुई है उसके हाथ में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बोला यह जा रहा है कि जब जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं समुद्र के किनारे, वो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपने हाथों को भी नहीं देखते हैं। तो पोएट ये बोलते हैं कि अगर वो अपना काम कुछ टाइम के लिए रोक दें और खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद को अपने हाथों को देखें, अपनी चोट को देखें, तब उसको रियलाइज़ होगा कि उसके हाथ कितने ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अभी वो क्या है कि अपने काम में व्यस्त है और वो बिल्कुल भी अपने हाथों पे ध्यान नहीं दे रहा है, अपने चोट पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 27। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है वाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक। तो पोएट लोगों से क्यों कहते हैं कि कुछ मत बोलो, ठीक है। तो पोएट सबसे क्यों बोलते हैं कुछ ना बोलने को, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन ए में है बिकॉज इट क्रिएट्स नॉइज, मतलब अगर लोग बात करेंगे, बोलेंगे तो इससे नॉइज क्रिएट होगा। या ऑप्शन बी ही डजन लाइक नॉइज, यानी कि पोएट को नॉइज पसंद नहीं है, शोर शराबा नहीं पसंद है, इसलिए वो लोगों को कह रहे हैं कि बोलो मत, यानी बात मत करो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में। ऑप्शन सी इट मेक्स थिंग्स अनप्लीजेंट, यानी वो चीज़ों को अनप्लीजेंट बना देते हैं। या फिर ऑप्शन डी इट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स पीपल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं लोगों के बीच में। अगर लोग जो हैं वो बात करेंगे, बोलेंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, ठीक है। मतलब गलत फहमियाँ पैदा होंगी इससे लोगों के बीच में और वो एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा सकेंगे। इसलिए वो कहते हैं कुछ ना बोलो, सिर्फ और सिर्फ पीस की लैंग्वेज में बोलो, पीसफुल रहो, शांति स्थापित करो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 28। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो ये जो पोयम हमारी कीपिंग क्वाइट, ये हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, यानी कि चुप रहने से हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स, यानी कि अगर हम पीस स्थापित करेंगे, यानी पीस क्रिएट करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और ब्रदरहुड की फीलिंग्स अपने अंदर जगाएंगे, यानी भाईचारे की फीलिंग्स जगाएंगे। या फिर ऑप्शन बी
नो नॉइज विल बी देयर, कोई भी नॉइज नहीं होगा, कोई भी शोर शराबा नहीं होगा। ऑप्शन सी, पीपल विल नॉट फाइट, या कोई भी नहीं लड़ेंगे। या ऑप्शन डी, इनमें से कुछ नहीं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 29। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, वाई इज साइलेंस ट्रीटेड एज अ बिग इशू। तो साइलेंस उसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया गया है, मतलब साइलेंस की बात इतनी ज़्यादा क्यों कही जा रही है, पोएट आखिर साइलेंस की बात इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए में बताया जा रहा है कि हम इंट्रोस्पेक्ट हो सकें, या फिर ऑप्शन बी, ताकि हम अपने एक्शंस को एनालाइज कर सकें। ऑप्शन सी, ताकि हम थॉटफुल हो सकें। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो साइलेंस की इसलिए बात कही जा रही है ताकि हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने काम को एनालाइज करें और थॉटफुल हो जाएं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था कीपिंग क्वाइट के टॉप 30 जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो देखते हैं आप उसका आंसर कैसे देते हो। देखो, तो ये है आपके लिए क्वेश्चन 31। व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल। तो हमेशा वो क्या चीज़ अलाइव रहती है जब सब कुछ डेड होती हुई प्रतीत दिखती है या स्टिल होती हुई प्रतीत दिखती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा अलाइव रहती है। ठीक है, मतलब सब कुछ डेड भी हो जाता है ना, तो वो चीज़ अलाइव रहती है। तो आपको बताना है इसका आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे, एमसीक्यू को समझेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।